आरजेडी के नेता भी आपको लेकर के कहते हैं कि हमारे साथ बने रहेंगे तब ना। तेजस्वी जी ये फिर से करेंगे कि हमारे गठबंधन में कोई दल बाहर जाए, ऐसा कभी नहीं सोच सकते। तो क्या आपको फिर लग रहा है फिर से पीठ में खंजर भोंका जा सकता है? देखिए, ये बात तो कह रहे हैं ना कि यूजफुल है। हाँ। पिछली बार हम सत्ता सरकार गठबंधन से बाहर हुए तो सरकार नहीं बना तेजस्वी जी का, लेकिन इस बार जब हम गठबंधन में तो उनको भी ये बात पता है कि मुकेश सहनी इस सब चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज आपकी मांग 60 सीट है और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी की भी मांग 60 से कितना कम आ सकता? आज ये मेरे आने से पहले ये वोट जो था, पहले तो लालू जी के साथ था, लालू जी से घसकने के कारण नीतीश जी और बीजेपी के पास आए, इसलिए लालू जी की सरकार नहीं बना। और जब इनके पास था तो 2014 से लेकर लगातार उनके पास वोट रहा। अब इस बार ऐसा होगा कि वहां से वोट बीजेपी की इधर शिफ्ट करेगा, तो अगर 14% वहां से निकलेगा तो उनके लिए 28% का नुकसान होगा, क्योंकि वो वोट महागठबंधन में जुड़ना है। तो सबको पता है कि एक दूसरे को जरूरी है। कोई पार्टी बिहार में, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो या वीआईपी हो या बीजेपी हो या जेडीयू हो, अकेले अपने दम पे सरकार नहीं बना रहे। नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, और आज तो इनकी चर्चा बहुत ज्यादा है। वैसे मैं बताऊं, ये अक्सर चर्चा में रहते हैं और आज हमारे साथ लाइट, एक्शन और कैमरे के बीच में है, जबकि पुराना पेशा इनका यही रहा है। तो मैं मुकेश सहनी जी का टीवी 9 के खास पेशकश में, खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सहनी जी, सवाल कई हैं और कई सवाल मैं आपसे जानना भी चाहूंगा, क्योंकि इन दिनों आप चर्चा में बहुत रहते हैं। और सबसे बड़ी बात चर्चा की ये है कि आज महागठबंधन की बैठक है और आप दिल्ली में हैं। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि महागठबंधन में मुकेश सहनी है या एनडीए में उनकी बात हो गई? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमको एक लाइन याद है कि धीरू भाई अंबानी जी से उस समय के प्रधानमंत्री जो हमारे राजीव गांधी जी थे, उन्होंने ये सवाल किया कि आजकल आप बहुत चर्चे में हो। तो धीरू भाई अंबानी का जवाब आया, इसका मतलब है कि हम बहुत बड़े आदमी बनते जा रहे हैं। तो चर्चा में हुए तो इसका मतलब है कि निषाद मल्ला का बेटा आने वाला समय में अपनी वजूद कायम करेंगे और खुशी है। और रहा कि महागठबंधन में अभी हम लोग हैं और मजबूती से 243 सीट पर हम लोगों ने तैयारी किया है। और विपक्ष के नाते हमारे पास कोई काम भी नहीं था। यही काम था, जब से मोदी जी रोड पे हमको लाए, हमारे विधायक ले लिए, हमको सत्ता से बाहर कर दिया, वो सरकार से जो सरकार हमने बनाया, अगर हम समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनता। तो ऐसी जगह से हमको जब रोड पे ला दिए, वो नहीं पसंद करते थे कि गरीब मछुआरा मल्ला का बेटा संघर्ष करके बॉम्बे जैसे शहर में मुकाम हासिल किए, बिहार में मेहनत करके अपने विधायक बनाए, सरकार में हिस्सेदारी लिए और गरीब पिछड़ा की बात करे, लड़ाई लड़े उनके लिए, उनको अच्छा नहीं लगा। उस हिसाब से उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। तो हमारे पास कोई काम नहीं बचा। हम बॉम्बे का कारोबार, सब बिजनेस पहले छोड़ चुके थे, 2016 में ही छोड़ दिए। तो हमारे पास एक ही काम था कि जनता के बीच में जाना, अपने लोगों को और जागरूक करना। हमने उनको बताया कि आप लोगों ने बिहार में साबित कर दिया कि मल्ला का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता, विधायक भी बनाता, और आपने बनाया 4 बनाया। आने वाले समय में 40 बनाने का संकल्प लीजिए और एक समय आएगा 100 सवा 100 बना के अपनी सरकार बनाइए और ये काम आप कर सकते। जैसे हनुमान जी के पास अपरंपार शक्ति था लेकिन एहसास नहीं था, लेकिन हनुमान जी को जब एहसास दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, 7 समुद्र पार जा सकते हैं, और वो 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका जलाने का काम किया। वही शक्ति, वही ताकत निषाद समाज को, अति पिछड़ा के बेटा के पास है कि आप वो सब काम कर सकते हैं जो और काम कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी अगर नाई का बेटा अगर बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते तो निषाद का बेटा भविष्य में मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? लेकिन उसके लिए आज से काम आपको चालू करना पड़ेगा। और आज बिहार में निषाद समाज का जो पहचान था कि ये मल्ला का टोला है, बिंद का टोला है, केवट का टोला है, गौरी का टोला है, यहाँ पे जाओ दारू बांटो, पैसा बांटो, वोट ले लो, तो ये परसेप्शन आज बिहार में बदला है। आज जिधर भी जो भी विधायक हो या जो भी नेता हो, वो देख लिया अगर निषाद टोला है तो उनको याद आ जाता मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्ला। वो ये भ्रम भ्रम जो है वो तोड़ लिया है कि ये अभी वोट दारू से या पैसे से बिकने वाला नहीं है। बिल्कुल, मुकेश सहनी जिनके साथ होगा उनका जीत की गारंटी। चलिए, ये बात हम आपकी मान भी लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये चर्चा फिर से जोर इसलिए पकड़ने लगी कि कल आपका एक ट्वीट आता है और उसमें आप कहते हैं 60 सीट लेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं इसमें हैरान भी नहीं हूं, बनना भी चाहिए। मैं अभी से ही आपको शुभकामनाएं दे देता हूं। लेकिन ये जो दोनों शर्त आप रखते हैं, बगावत नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा शर्त आप रख रहे हैं जिसको लेकर के कभी भी आरजेडी खुल करके कुछ बोल नहीं रही है।
कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही है। 60 सीट के आप हकदार हैं, इसमें मैं कोई सवाल करने वाला नहीं हूं, पर महागठबंधन 60 सीट देने के लिए तैयार है, इस पे बड़ा सवाल है। तो अगर आप इस तरह का कंडीशन रखेंगे तो इसका मतलब समझ में आता है कि आप दिल्ली में हो और दिल्ली से इस तरह का कंडीशन रख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं दूसरी खिड़की खुली हुई। नहीं, देखिए, इसको ऐसे तार को मत जोड़िए, सीधा 1 to 1 जोड़िए। देखिए, मैं पहले से प्लान था कि दिल्ली आना है, चुनाव का समय है, तो प्रचार का सामग्री जो है दिल्ली से ही जाना है। तो इसके लिए बहुत सारे वेंडर से हमको मिलना था, और कल मैं खुद सदर बाजार में मैं गया था, और ये सब चीज मैं कर रहा हूँ। रहा कि 60 सीट, ये पहली बार मैंने नहीं बोला। हमने मार्च महीने में ही 11 मार्च को 10 मार्च को हमारा कार्यक्रम था वाल्मीकि नगर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का। उस कार्यक्रम में ही 11 मार्च को एजेंडा पास हुआ कि वीआईपी पार्टी आने वाले समय में किस तरीके से बिहार में काम करेंगे, कहाँ करेंगे। तो हमारा है कि महागठबंधन में रहना है। वीआईपी पार्टी के पास जो वोट शेयर है, जो पार्टी के पास आधार वोट है, 3 बार हमने उपचुनाव लड़ा, 3 बार में कहीं 25,000, कहीं पे 30,000, कहीं पे 10,000 वोट हमने लाया। एवरेज वोट देखिएगा तो 14% है, और 42% में सरकार बनना है। तो जिनके पास 14% वोट है तो उनको 80 सीट कम से कम मिलना चाहिए। हमारे पास जो पूंजी है, उस आधार पे इस सरकार में, गठबंधन में हमको हिस्सेदारी जो है वो 80 सीट का मिलना चाहिए। उसके बावजूद भी हमने 60 सीट का डिमांड टारगेट रखा कि हमारी पार्टी आने वाले समय में 60 सीट लड़ेंगे। और 37% जिनकी आबादी है, कर्पूरी ठाकुर जी के विचार पे चलने वाला जो लोग है, अति पिछड़ा, उनके पास सब जब 37% है तो वो तो डिप्टी सीएम भी ना बने तो ये तो नाइंसाफी होगा। तो इस नाते बिहार में डिप्टी सीएम अति पिछड़ा का बेटा बने, और 60 सीट पर हम लड़ना चाहते हैं। ये हमारी पार्टी का पॉलिसी है। लेकिन हमारा भी महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ, उसका अध्यक्ष तेजस्वी जी है। वो आने वाले समय में निर्णय लेंगे कि किस दल कितना सीट पर लड़ेंगे, वो उस दल का क्या सरकार में भूमिका होंगे। तेजस्वी जी के पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा का ये है, आवेदन है कि हमारा पार्टी से सीएम होंगे, और उनका एकमात्र आवेदन है, और किसी ने कभी उन्हें डिमांड किया ना ही मांग किया, तो निर्विरोध कह सकते हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उसी तरीके से वीआईपी पार्टी डिप्टी सीएम के लिए दावेदारी पेश किया, और यहाँ पे भी कोई आवेदन करता नहीं है, तो निर्विरोध वीआईपी पार्टी का भी डिप्टी सीएम होना है। रहा कि लेफ्ट तो सरकार में आते ही नहीं है, अगर उधर से अगर सरकार में आएंगे तो उस पर भी विचार होंगे। कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा एक चेहरा नहीं है कि जिनके पास डिप्टी सीएम का, उनके पास बहुत सारे नेता हैं, और ये डिसीजन राहुल गांधी जी को लेना है कि उनको पार्टी को क्या रोल चाहिए, सरकार में सीट ज्यादा चाहिए कि सरकार में रोल ज्यादा चाहिए, ये सब चीज डिसीजन उनको राहुल गांधी जी को लेना है। उसके दल में कौन आदमी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उनको डिसीजन लेना है। तो वहां से भी अगर कोई प्रपोजल आएगा तो उस पर भी विचार होगा। तो यहाँ पे क्लियर है, जब सीएम तेजस्वी जी है तो 2 नंबर की कुर्सी पे अति पिछड़ा का बेटा, बताइए कि अगर हो तो किसी को क्या आपत्ति है। अति पिछड़ा का बेटा सीएम हो, डिप्टी सीएम क्यों? क्योंकि अति पिछड़े की संख्या 36% है, और राजनीति उधर ही मूव कर रही है। अभी आप डिप्टी बनेंगे, अगली सीढ़ी चढ़ के सीएम बनेंगे, ये मैं अभी से ही आपको शुभकामना देता हूं। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप जिस गठबंधन में हैं, और उस गठबंधन के एक घटक दल, और पिछली बार आप उनके साथ नहीं थे, इस बार आपकी एंट्री उसमें हुई है, तो 2 बड़े घटक दल से कहीं भी आवाज नहीं आती है कि ये हमारे अगले डिप्टी सीएम है। जबकि महागठबंधन की जब भी बैठक होती है, लेफ्ट में आप बैठते हैं तो राइट में उनके कांग्रेस के नेता बैठते हैं। तो ये इंडिकेशन तो है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि अति पिछड़े का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। और कई बार मैं आरजेडी के नेताओं से पूछता भी हूँ, यकीन मानिए नाम लेना ठीक नहीं होगा क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड भी करते हैं। आरजेडी के नेता भी आपको लेकर के कहते हैं कि हमारे साथ बने रहेंगे तब ना, यूजफुल हैं लेकिन बने रहेंगे तब ना, तब देखेंगे। तो ये जो आपका पास्ट रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि आप पिछला भी 2020 का रिकॉर्ड देखिए, आप उनके साथ थे, और एन वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पीठ में खंजर भोंकने का आरोप लगाया। तो क्या आपको फिर लग रहा है फिर से पीठ में खंजर भोंका जा सकता है? देखिए, ये बात तो कह रहे हैं ना कि यूजफुल है। हाँ। पिछली बार हम सत्ता गठबंधन से बाहर हुए तो सरकार नहीं बना तेजस्वी जी का। क्या वो आपको लगता है कि तेजस्वी जी ये फिर से करेंगे कि हमारे गठबंधन में कोई दल बाहर जाए? ऐसा कभी नहीं सोच सकते। रहा कि आने वाला समय में मजबूती से हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें 2-4 सीट कम ज्यादा होगा, उसको भी हम लोग एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है। रहा कि कल तेजस्वी के लिए तो कांग्रेस पार्टी से सीएम भी नहीं घोषणा कर रहे, तो इसका मतलब सीएम नहीं बनेंगे क्या? सबका अपनी अपनी पॉलिसी होता है। राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, तो उनका डिसीजन जो है तेजस्वी जी को लेना है,
कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप जो है दिल्ली में है, उनको डिसीजन लेना सीएम क्या होना है। 2020 में जब तेजस्वी जी के नेतृत्व में सीएम का चेहरा पे चुनाव हो चुका है, तो इस बार क्यों नहीं होगा? लेकिन अभी उनके दल से कोई नहीं बोल रहे हैं। तो पिछली बार हमारा गठबंधन टूटा ही डिप्टी सीएम के नाम पे और 25 सीट को लेके। लेकिन इस बार जब हम गठबंधन में, तो उनको भी ये बात पता है कि मुकेश सहनी इस सब चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सीट में 2-4 को सीट कम ज्यादा जो करेंगे कर लेंगे। मैं ये देख रहा हूँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं वो होगा। बिल्कुल, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मुकेश सहनी 2020 से 2025 आते आते ज्यादा परिपक्व हो गए। ये दिखाई पड़ रहा है लीडर के तौर पर। 2020 क्योंकि मैं 2019-20 में आपसे मिला हूँ, जब आप विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे थे और लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे थे। पर मेरा सवाल वही है, तब 25 सीट नहीं मिला था, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। आज आपकी मांग 60 सीट है और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी की भी मांग 60 से कितना कम आ सकते? उप मुख्यमंत्री पर आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये तो आपने टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पे कह दिया, पर 60 से कितना कम आ सकते हैं, जरा ये बता दीजिए। देखिए, हमारे गठबंधन के अध्यक्ष तेजस्वी जी है, अब वो निर्णय लेंगे। मेरे अपनी ताकत के अनुकूल अगर 5% 10% कम भी मिलेगा हिस्सेदारी, तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मतलब मैं इतना कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। खाली ये, और तेजस्वी जी को पता है कि मुकेश सहनी की ताकत क्या है, कांग्रेस पार्टी को पता है मुकेश सहनी की ताकत है, मुझे पता है कि तेजस्वी जी की ताकत है क्या है, कांग्रेस की ताकत क्या है। हम सब एक दूसरे के दल के बारे में जानते हैं कि किनके पास कौन वोट है, कौन वोट देना चाहता, कौन वोट नहीं देना चाहता, कौन वोट पहले था आज नहीं है, जो आज है जो कल पहले नहीं था। तो ये सब दल के साथ मोटा मोटी है। आज बीजेपी के पास जो वोट है वो पहले कहाँ था, ये भी हमको पता है। मेरे पास जो वोट है वो पहले कहाँ था, मेरे आने से पहले कहाँ था, वो भी तेजस्वी को पता है। आज ये मेरे आने से पहले ये वोट जो था, पहले तो लालू जी के साथ था। लालू जी से घसकने के कारण नीतीश जी और बीजेपी के पास आए, इसलिए लालू जी की सरकार नहीं बना। और जब इनके पास था तो 2014 से लेकर लगातार उनके पास वोट रहा। अब इस बार ऐसा होगा कि वहां से वोट वीआईपी की इधर शिफ्ट करेगा, तो अगर 14% वहां से निकलेगा तो उनके लिए 28% का नुकसान होगा, क्योंकि वो वोट महागठबंधन में जुड़ना है। तो सबको पता है कि एक दूसरे को जरूरी है। कोई पार्टी बिहार में, चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो या वीआईपी हो या बीजेपी हो या जेडीयू हो, अकेले अपने दम पे सरकार नहीं बना रहे। सबको एक दूसरे को जरूरी है, और सब जब एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे तो सब एक दूसरे का सपना साकार होंगे, जनता का काम कर पाएंगे और सरकार बना पाएंगे। अगर यहाँ पे बिखराव होगा तो किन्हीं का सरकार नहीं बनना। मैं भी रोड पे रहूंगा, तेजस्वी जी भी रोड पे रहेंगे, कांग्रेस भी रोड पे रहेंगे। या बीजेपी अगर ऐसी गलती करती है कि नीतीश जी को साइड लाइन करेंगे या चिराग जी को करेंगे, तो वो भी रोड पे रहेंगे। ये सबको पता है। तो कोई भी लोग कुछ भी करेगा तो अपना भविष्य को देख के ही करेगा ना। अरे आपकी ताकत है तभी तो आपको पूछ रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए, 5 से 10%, 60 का 10% 6 होता है, तो क्या ये मान ले 50 पे मान जैसे मैंने 54 आप कह रहे हैं, हम 50 कह देते हैं, 40 कह देते हैं, क्योंकि मेरे पास भी जानकारी है। हम पत्रकार हैं, हम लोग बात करते हैं कि आपको वो कितनी सीटें देना चाहते हैं। तो लोगों से जो बात होती है, तो आपकी मांग और उनके देने के बीच में बड़ा गैप दिखता है। अभी 2-2 कैमरा लगा के बैठे हैं, तो इतना आसानी से हमको खोल नहीं लीजिएगा। उसी तरीके से जिनसे भी आप बात करते होंगे, उनको अगर चलना होता रहेगा पूर्व तो आपको पश्चिम बताते होंगे। उनको देना होगा 50 तो आपको बोलेगा 25 देंगे, या उनको देना होगा 25 तो आपको बोलेंगे कि हम 50 देंगे। तो सिचुएशन वाइज वो डील करेंगे आपको, ठीक है। या हम भी उसी तरीके से डील करते हैं। हम भी अपने कार्यकर्ता को, जिसको हमको आज पता है कि उनको टिकट नहीं दे पाएंगे, वो सीट हमारे पास है नहीं, लेकिन उस कार्यकर्ता को ये नहीं कहते कि ये टिकट बाबू हमारे पास नहीं। उनको बोलते लगे रहिए, काम करते रहिए और समय आने दीजिए, देखा जाएगा, ठीक है। हो सकता है परिस्थिति बदल जाए, लेकिन आज टिल डेट हमको पता रहता है कि सीट हमारे पास है ही नहीं, तो उसको हम देंगे क्या। लेकिन उनको उम्मीद पर रखते हैं, उम्मीद की दुनिया कायम है। आज ऐसे हम अगर हमारे नेता को कह दे कि ये देखिए ये टिकट वीआईपी में नहीं आ रहा, ये महागठबंधन में रहेगा और हमको सीट नहीं मिलेगा, तो कल ही पार्टी छोड़ के चला जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं, तो हमको वहां पे क्या करना है, हमको वहां पे फंसा के रखना पड़ता है। तो उसी तरीके से राजनेता जो होता है, सब एक दूसरे को फंसा के रखते हैं, ठीक है। तो पहली प्राथमिकता क्या, उप मुख्यमंत्री, उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स, या पहली प्राथमिकता है कि किसी भी सूरत में महागठबंधन में बने रहेंगे? अगर प्राथमिकताओं का चुनाव करना हो, या पहली प्राथमिकता है निषाद समाज का आरक्षण, वो अगर मोदी जी दे दिए तो आप चले जाएंगे उनके साथ? देखिए, आरक्षण तो हमारी जिंदगी में हमेशा पहले अहम रहा है, और हमने ये भी देख लिया कि मोदी जी 11 साल हो गए, अब हमेशा वादा करते पूरा नहीं करते, तो हम निराश हो चुके कि मोदी जी तो अभी करेंगे नहीं। अभी हमें स्वयं पावर में आके
बिहार में सरकार में आकर, दिल्ली में सरकार में आके हम संविधान के दायरे में रहकर निषाद को आरक्षण देंगे। तो आरक्षण तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो इसको हटा दीजिए। अभी जो है 3 जो आपने रखा है कि सीट आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, या गठबंधन फर्स्ट प्रायोरिटी है, या डिप्टी सीएम फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो सबसे मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है महागठबंधन है। सीट में भी एडजस्टमेंट करेंगे, महागठबंधन बनेंगे तो सीट में भी एडजस्टमेंट हो ही जाएगा, और जब सीट में एडजस्टमेंट होकर सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम भी बन ही जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में गठबंधन में, महागठबंधन में फर्स्ट प्रायोरिटी है कि रहकर एक सामाजिक न्याय के लिए जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो बिहार में गरीब का वोट छीना जा रहा है, गरीब को अधिकार से वंचित किया जा रहा है, 5 किलो चावल देकर उनको एहसास जाता है कि तुम्हारी औकात यही है, तुम्हारी जो तुम यही इसी के लायक हो। तो ये सारे चीज हम लोगों को आने वाले समय में हमको बदलना है। आज हमारे बच्चे का भविष्य 5 किलो चावल निर्भर नहीं करता है। हमारे बच्चे को स्कूल की व्यवस्था अच्छा कराना है, हमारे बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था कराना है। हमारे ये 2 हाथ में काम चाहिए, और ये मोदी जी दे नहीं रहे। और ये 5 किलो चावल पे कह रहे कि सिर्फ जिंदा रहो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि संसार में आए हो तो कुछ करो, अगर सिर्फ खाने के लिए अगर इस संसार में आए तो तुम्हें मर जाना चाहिए। तो हम अगर बदलाव नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमको पावर में क्या रहना, हम तो पावर में थे ही। मैं मोदी जी जिंदाबाद करता, योगी जी जिंदाबाद करता, अमित शाह जिंदाबाद करता, अपनी पार्टी को उसमें विलय कर लेता, उनके एजेंडा पे मैं चलता, जय श्री राम करते रहता, तो शायद आज तक मैं मंत्री बना रहता और बिहार में चौरा होकर घूमता। लेकिन मेरा ये नहीं है। हम पावर में इसलिए आना चाहते हैं कि बदलाव हो। आजादी से 77 साल तक हमारे समाज का आंख के आंसू कोई पूछा नहीं है। हम आए कि आंसू पोंछने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए आए हैं। किसी ने नहीं जो काम किया वो काम हम करने के लिए आए। बरसों बाद पहली बार बिहार में लीडरशिप निषाद समाज को मिला। निषाद समाज एकजुट हुआ अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। कैसे उनको हम सपना को तोड़ देंगे? तो हम बदलाव के लिए आए हैं, ना ही कि हम मंत्री या विधायक बनने के लिए। हमको क्या कमी था? हम माने कि हम गरीब घर में जन्म लिए, हम माने कि हम बॉम्बे में संघर्ष करते थे, हम मजदूरी करते थे, हमने संघर्ष करके बहुत हमने ऊंचाई अपना हासिल मुकाम की हासिल मुंबई किया में ना। भी। एक मुंबई बेहतर में जिंदगी जी रहा था, हाँ, बड़े बड़े लोगों के साथ, वो भी बॉलीवुड जैसे आपके बारे चकाचौंध में में अब रहे तो हैं। कहा जाता है कि ठीक है। आप लोगों को हेलीकॉप्टर में घुमा देते हैं, जिन नेताओं घुमा के है, पास किया। हेलीकॉप्टर तो नहीं। ये सब चीज मेरे पास रहने के अब बाद आप कहाँ गरीब हैं? तो हम यहाँ पे क्यों आए? हम इसलिए पैसे कमाने के लिए नहीं आए, यहाँ बदलाव के लिए आए। इतना ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर फिर से संघर्ष करने के लिए आए हैं, फिर से गांव गांव में घूमने के लिए आए। कोई ऐसा आदमी हो कि जो आगे बढ़ जाए, वो पीछे मुड़ के देखता आपके है? बारे में ये क्यों कहा जाता है? इसमें कितनी सच्चाई है? एनडीए में आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप मंत्री नहीं रहे तो नीतीश जी ने आपका घर भी नहीं लिया, आप उसी घर में रहे, तो आपकी नजदीकी एनडीए मैं से देखिए, ज्यादा है। मैं राजनीति करने के लिए आया हूँ, लड़ने के लिए नहीं है। मेरा ना अमित शाह जी से कोई लड़ाई है, ना नीतीश बाबू से लड़ाई है, ना हमारे लालू जी से, ना चिराग जी से, ना प्रधान नहीं, जी यही से। तो कह रहा हूँ, आपके हम संबंध बड़े अच्छे हम हैं। सबसे अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। हमारी कोई पर्सनल किसी से कोई लड़ाई नहीं, दुश्मनी नहीं कि मेरा कोई जमीन को कब्जा कर लिया है या मेरा कोई अनहित कर दिया। मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई जो है विचार की लड़ाई है। तो हम संबंध हम हर किसी से अच्छे रखने चाहते हैं। जो लोग भी हमसे जो करना कर ले। हम बीजेपी के साथ गद्दारी नहीं की। हम चाहते तो हम अपना 4 विधायक लेके उधर जाकर सरकार बना लेते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन उन्होंने मेरे साथ किया, हमारे विधायक ले लिए। ठीक है, उन्होंने किया। पिछले अगर 2020 की अगर बात कीजिएगा तो सबका सीट घोषणा हुआ, मेरा घोषणा नहीं हुआ। ये गलती अगर देखा जाए तो महागठबंधन का, मुकेश सहनी का नहीं है। हमारे सीट घोषणा नहीं हुआ, हमने गठबंधन तोड़ दिया। हम एक पल भी नहीं सोचा, हमको जहां सम्मान नहीं मिलेगा वहां पे 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। और हम जाके बाहर निकल के हम अपने 243 लड़ने के लिए निकले, तो किसी ने हमको सहारा देने का वादा किया कि आइए हम आपको आरक्षण देंगे, मेरे साथ काम कीजिए। तो मैं उनके साथ काम करने के लिए गया। बाद में वो हमको निकल गए, वो बात अलग है, लेकिन हम खुलेगा। तो हम कभी किसी से राजनीतिक तौर पे चीटिंग नहीं कर रहे, ना किसी से लड़ाई लड़ रहे। हम खुद अपने आप को सर उठा के जीना चाहते हैं, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम गुलाम बनना नहीं चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि इस राज्य में निषाद का बेटा टिकट मांगे नहीं, टिकट बांटने वाला रहे, जैसे अन्य जाति धर्म के लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा मांगा, और इसके लिए हम हमेशा एकदम टाइट रहेंगे। बड़े साफ गोई से आपने ये बात कही, आपने किसी को धोखा नहीं दिया। पहले आरजेडी ने धोखा दिया, फिर बीजेपी ने धोखा दिया, ये आपका कहना है। अगर वो सीट डिक्लेयर करते तो आप महागठबंधन में बने रहते। अब ऐसा क्यों है कि आप बहुत श्योर हैं कि आरजेडी आपके साथ धोखा नहीं करेगा? क्योंकि अभी भी आरजेडी आपकी सीट तो डिक्लेयर कर नहीं रही है। आपको उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने मुंह से बोल नहीं रहे। क्या आपको नहीं लगता कि एक सन ऑफ मल्लाह को कोई भी बड़ी पार्टी बड़े नेता के रूप में देखना नहीं चाहती? तो देखिए क्या होता है, कभी कभी आप जब कंफर्टेबल रहते हैं तो सामने वाले को नुकसान दे सकते हैं। आप खुद शीशे के घर में हैं तो दूसरे को शीशा पत्थर क्यों मारिएगा?
एक बार आपने तो देख लिया कि भाई गठबंधन में मुकेश सहनी एंड टाइम पे जाने के बाद सरकार बना नहीं। और इस बार तो चिराग पासवान जी भी एनडीए का हिस्सा था, जबकि उस समय में चिराग जी जो थे एनडीए का हिस्सा नहीं था, और जिसके कारण बड़े संख्या में एनडीए चुनाव हारा और इसका लाभ आरजेडी को मिला। तो इस बार तो चिराग पासवान जी वहां पे है। तो अभी आपको अगर भरपाई करना है, और ये बहुत साल 30 साल 40 साल पुराना बात नहीं कर रहे, हम 5 साल पुराना ही बात कर रहे हैं। अभी लोकसभा इलेक्शन भी हो गया, वहां पे भी हम लोग एज ए लोकसभा में 40 लाख वोट से पीछे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस नहीं है, जो कम से कम जो प्लस है वो घमंड करे तो समझ में आता है कि उनको परवाह नहीं है, और जो प्लस है वो ही आज मुकेश सहनी के बाहों फैला के बैठा है कि मुकेश सहनी नहीं आएंगे तो हमारे नाव डूब जाएंगे। तो जो माइनस है, तो गलती तो ऐसा नहीं करेंगे। और तेजस्वी जी भी अभी मैच्योर हो चुके हैं। 2015 में 20 में कह सकते कि जितना आज अनुभव है उस समय उतना नहीं था, या मेरे पास भी जो अनुभव आज है वो 2020 में नहीं था। तो आज हम लोग जो देखे हैं कि अभी क्या समस्या होता है, कैसे हमको रहना है, तो ऐसे जगह पे हम भी गलती नहीं करेंगे, तेजस्वी जी भी गलती नहीं करेंगे। एक दूसरे का साथ जरूरी है, और साथ रहेंगे, विचार हमारा मैच हो रहा तो फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहेगा तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। मान लीजिए खाना आया, 3 आदमी है और तीनों आदमी को कुछ ना कुछ पेट भरना है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा के कैसे भी चलना है, क्योंकि अभी विचार से बंधे हैं। हम ये नहीं कि दूसरी जगह जाके चोरी करके खाएंगे। जब हमने मन में बना लिया कि दूसरी जगह नहीं जाना है, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं। जो 243 है उसी में हम सबको रहना है, और सबके पास जो वोट है, वोट के आधार पे सबको पता है कि किनके पास क्या वोट है। मुकेश सहनी अकेले लड़ते तो वहां पे 30,000 वोट आता, वहीं पे चिराग पासवान जी लड़ते तो 5,000 भी वोट नहीं आता। जहां पे हम लड़ते वहां 30,000 वोट आता, वहां कांग्रेस को 1,300 वोट आता है। तो ये बात तो सहयोगी को पता है ना। नामबाज कोई कितना भी बड़ा हो, लेकिन कामबाज जो है, जिनके पास पूंजी है, वही है ना सरकार का लोकतंत्र में यही तो मैटर लोकतंत्र करता में है। बहुमत ही है। तो आज हमारे पास जब संख्या है, वोट है, हमारे विचार के साथ है। हम नहीं कहते कि सभी जाति सभी धर्म के लोग हमको सपोर्ट करते हैं। हाँ, व्यक्ति विशेष हमारी दोस्ती है, हमारे गठबंधन के नाम पे हमको जरूर वोट देंगे, लेकिन हमारे पास एक लोग है जो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम भी देखना चाहते हैं, वो हमारे लिए वोट देना चाहते हैं, वो 10 को वोट दिलवाना चाहते हैं। ऐसे लोग आज बिहार में है। नीतीश जी बुलाएंगे तो नहीं जाइएगा? नहीं, बिल्कुल एनडीए नहीं। अरे नीतीश जी का क्या बात है, नीतीश जी अभिभावक है, वो खुद उनको रिटायरमेंट लेके हम लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए। अभी तबीयत भी अस्वस्थ नहीं है। हम तो आपके माध्यम से उनके परिवार से यही आग्रह करेंगे कि नीतीश जी को अच्छा से उपचार कराएं, और नीतीश जी से आग्रह है कि हम लोगों को अपना उत्तराधिकारी बनाएं, क्योंकि नीतीश जी, लालू जी, ये सब का विचार एक ही है, कर्पूरी जी, ये सब का विचार एक ही रहा। और ये विचार को भाजपा तो नहीं लेके जाएंगे। इस विचार को लेके चाहे मुकेश सहनी हो, चिराग पासवान जी हो, तेजस्वी जी हो, हम ही लोग लेके जाएंगे। कोई प्रशांत किशोर जी आके इस विचार को आगे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को अपना आशीर्वाद दें। नहीं, ठीक है। अब एक चर्चा हमेशा आपके बारे में होती है कि आप बात निषाद की करते हैं, लेकिन टिकट निषादों को नहीं देते। लोकसभा चुनाव में ऐसा देखा है। देखिए, ये एक बड़ा झूठ है, भ्रम फैलाने की बात हो रही है। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, मैं 3 चुनाव लड़ा हूँ। 3 चुनाव में अगर आंकड़ा देखिएगा तो 2019 में जब हम चुनाव लड़े, 3 सीट हमको मिला, 3 में 2 निषाद लड़ा और 1 ओबीसी लड़ा। यानी कि तीनों को तीनों बैकवर्ड लड़ा, और तीनों को हमने लड़ा, तीनों का परिणाम हम लोग हार गए। 2020 की अगर बात कीजिएगा तो 11 सीट हमको मिला। 11 सीट में 5 जो है निषाद को हमने लड़ाया, और 6 सीट में सभी जाति सभी धर्म को हमने लड़ाया। जहां से एक जगह से हम स्वयं लड़े चुनाव, एक जगह हरी सहनी को टिकट दिया, एक जगह रामचंद्र सहनी को टिकट दिया, एक जगह जयराज चौधरी जी को टिकट दिया, एक जगह हमने अति पिछड़ा के किशनगंज में टिकट दिया लखनलाल पंडित को कुम्हार जाति को। तो 5 टिकट हम लोग दिए। तो अब बताइए कि इतना परसेंटेज हमने दिया। इसमें ये बात अलग है कि हम लोग खिलाड़ी नहीं थे, संसाधन नहीं था, हम लोग असफल हो गए, और हमारे पार्टी में दूसरे लोग ही जीत के आए, ठीक है। उसके बाद भी आपने देखा कि किस तरीके से भागे। अब 2024 की बात होगा तो 2024 में हमको 3 सीट मिला, तो एक सुरक्षित मिला, तो सुरक्षित जाति को हमने टिकट दिया। 2 सीट हमको मिला तो दोनों हम ओबीसी को दिए। एक जगह हमको मोतिहारी मिला, एक जगह झंझारपुर मिला। मोतिहारी में कभी निषाद लोकसभा लड़ा नहीं है आज तक, तो कैसे वहां पे हम देंगे? वहां पे ऑलरेडी समीकरण जो है, राजपूत ऑलरेडी लड़ रहा, तो वहां पे हमको ऐसे लोगों को टिकट देना था जो हमको एड ऑन वोट हो। तो वहां पे हमने एक पिछड़ा समाज में से कुशवाहा को हमने टिकट दिया, क्योंकि हमारे सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है कि 3 घंटे में जाकर पिक्चर देख के आ जाओ। ये लोकसभा का टिकट है, हम जीतेंगे तो सिकंदर होंगे। तो हमारी सोच जो होता है जीत के लिए होता है, ना ही कि एडजस्टमेंट करने के होता। तो हम वहां पे पिछड़ा समाज को, कुशवाहा समाज को टिकट दिया। झंझारपुर आइए, झंझारपुर में भी कभी निषाद वहां पे लड़ा नहीं है। तो एक तरफ ऑलरेडी लड़ रहे थे पिछड़ा समाज के, तो हम भी पिछड़ा समाज को, वहां पे स्थानीय लोग था, पूर्व में एमएलसी रहा है, मजबूत फाइटर है, तो उनको हमने चुनाव लड़ाया, क्योंकि हमारी वहां तैयारी नहीं था। हमारी तैयारी था मुजफ्फरपुर, तो वहां पे हमने अजय निषाद को चुनाव लड़ाया।
बीजेपी से नहीं लड़ा, लेकिन महागठबंधन से ही लड़ाया हमने। अगर वो हमको सीट मिल जाता तो हम वहां पे अजय निषाद को या किसी निषाद को हम लड़ाते, जैसे 2019 में मिला था तो हमने लड़ाया था। राजभूषण चौधरी को 19 में हम चुनाव लड़ाए थे, वो आदमी अभी बीजेपी के पाले में जाके भारत सरकार में मंत्री बने हैं। तो हमको जब मौका मिला तो हमने उनको लड़ाया। अगर दरभंगा में सीट मिल जाता तो दरभंगा में वीआईपी पार्टी वहां पे मैं स्वयं वहां पे चुनाव लड़ता, या पिछली बार हम खगड़िया में हमको टिकट मिला था, खगड़िया इस बार सीट मिल जाता तो हम वहां लड़ते, क्योंकि आप जानते हैं कि गठबंधन में हम सबसे लास्ट में आए, सब सीट वितरण हो चुका था। उसके बाद हम गठबंधन में आए और आरजेडी अपने कोटा से 3 सीट दिए, तो ऑलरेडी जो सीट और लेफ्ट को दे दिया खगड़िया, तो वो वहां लड़ रहे हैं। जो सीट जिनको दे दिया, जिनको कैंडिडेट घोषणा कर दिया, वहां सीट कैसे मिल सकता है? तो जहां हमारी तैयारी था वहां हमको सीट नहीं मिला, इसलिए नहीं लड़े। इस बार हमने घोषणा किया है, जैसे हम पिछले बार 2020 में हमने सीट निषाद को दिया, अति पिछड़ा को दिया, वैसा ही इस बार भी निषाद को सीट हम देंगे, अति पिछड़ा को देंगे। 50% सीट हमारे गठबंधन में जो हमको सीट मिलेगा, हमारे वीआईपी पार्टी में हमने रिजर्व किया है कि 50% सीट जो है अति पिछड़ा और एससी को हम देंगे, और फिर 50% में हम सभी जाति सभी धर्म के लोगों को टिकट देंगे, लेकिन हमारा 50% अति पिछड़ा और एससी के लोगों को टिकट देंगे। ये आप चाहिए तो नोट कर लीजिए। नहीं, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ये रिकॉर्ड ही हो रहा है। अब मेरा अगला सवाल है कि वो कहते हैं ना कि जो निषाद समाज है उसका बड़ा ही पारंपरिक संबंध है हिंदुत्व को मानने वाले, और कई हम उनके घर में भी जाते हैं तो कई सिंबल्स ऐसे दिखते हैं जिसमें लगता है प्रभु राम या उनके जो भी आइकन्स हैं वो दिखता है कि हिंदुत्व से काफी जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि बिहार में जो आपके सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, जो आपको पसंद करते हैं, वो आरजेडी के साथ जाना पसंद करेंगे? क्योंकि लालू जी के शासन में आने के बाद यादवों का जो डोमिनेंस हुआ समाज में और अति पिछड़ा इससे ज्यादा प्रभावित हुआ, इसीलिए वो नीतीश जी के तरफ गया या बीजेपी के तरफ गया। आप मुकेश साहनी सन ऑफ मल्लाह को ऐसा क्यों लगता है कि वो यादव के साथ जाएंगे तो वो लोग भी चले जाएंगे? मैं बताता हूँ, देखिए, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ और हमारे समाज के लोग भी हिंदू हैं, और हम वो कुल खानदान के लोग हैं कि हमारे पूर्वज कभी भगवान राम को पार लगाए थे, तो हम भगवान राम को तो पार लगा दिए। अब भाजपा वाले जिस राम को लेकर नाम लेकर बिहार में देश में राजनीति करती है, तो उनका भी दायित्व बनता है कि हम राम को पार लगाए, हम कुछ लिए नहीं थे। उनका दायित्व बनता है कि हमारे बच्चे का भविष्य बेहतर हो, हमारे बच्चे भूखे मरे नहीं, हमारे बच्चे को भी नौकरी मिले, वो तो काम कर नहीं रहे। तो सिर्फ हिंदू बोलने से काम नहीं होगा। रहा कि यादव समुदाय के भी लोग हिंदू है, कृष्ण भगवान के वंशज है, बिल्कुल, लेकिन राजनीति में उनको पता है कि मेरे बच्चे का भविष्य, हमारे जितने भी निषाद है या जो भी हम लोग हिंदू है, तो हिंदू के साथ साथ हमारा एक सबसे बड़ा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अपने बच्चे का भी भविष्य सिक्योर करना। बिल्कुल, अपने बच्चे का भविष्य सिक्योर जब करने की बात आएगा तो हम सबसे पहले अपने बच्चे को भविष्य सिक्योर करेंगे। भाजपा तो सिक्योर कर नहीं रही, भाजपा कर दे, आरक्षण लागू कर दे तो हम मान लेंगे कि वो हिंदू के नाते वो मेरा मदद किए हैं, तो करने के लिए जा रहे हैं। उल्टा एक मल्लाह का बेटा बरसों बाद, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि अपना दल बना के मंत्री बन गया। कोई किसी के मोहताज नहीं था कि कोई हमको मंत्री बनाया, अपने दम पे मंत्री बने। लेकिन क्या जरूरी गिर गया कि भाई हम तो हिंदू थे ना, क्यों जरूरी था मेरा विधायक खरीदने का, क्यों जरूरी है मुकेश सहनी को सत्ता से बाहर करने का? इसलिए क्योंकि मैं आरक्षण की बात करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं आपकी बात नहीं मानता हूँ, मैं अपने कम समय में ज्यादा बड़ा सपना देख रहा हूँ। क्या बड़ा सपना देखना क्या गुनाह है क्या? आज अगर मल्लाह का बेटा सपना देख रहा है कि हम विधायक बने, मंत्री बने, हम राज्य में काम करें, तो क्या गुनाह है क्या? आज निषाद का बेटा सपना देख रहा है कि हमको आरक्षण मिले, रिजर्वेशन मिले एससी का, जो हमारे बंगाल में निषाद को मिला, तो क्या गुनाह है क्या? और जब इसको अगर जो लोग गुनाह मानेंगे तो ऐसे लोगों से हमको साथ रहना क्यों है? और मुझे लगता है कि अभी निषाद समाज इतना भी ना समझ नहीं रहा गया है कि इस चक्कर में जाएंगे। पूजा करने में हम जाएंगे, पूजा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, हर चीज हम करते हैं, छठ पूजा मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, तो इसमें पूजा पाठ में हम कहीं पीछे नहीं है, और हमारे लोग मजबूती से करेंगे। भगवान जो है सबके हैं, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। अगर भाजपा वाला ये अगर भ्रम फैला कर बैठे हैं कि राम सिर्फ उन्हीं का है, तो उनको मुबारक हो। हम मानते हैं कि राम अगर सच में राम है तो राम तो सबके हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके लिए राम है, सबके कल्याण करने के लिए भगवान होता है, किसी को नुकसान देने के लिए नहीं है। और हम को किसी से, भाजपा वाले से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं कि हम हिंदू है तो हम आप ही के साथ रहेंगे। हाँ, हम आपकी इधर मजदूरी करेंगे और हमको मुआवजा नहीं दीजिएगा, और हम गधा है कि आपके दिन रात आपके लिए काम करते रहेंगे, लेबर बन के रहेंगे कि मेरा बच्चा सपना नहीं देख सकता कि सर उठा के जिएंगे। बिल्कुल मत रहिए, लेकिन आपका रिकॉर्ड कहता है कि आप बीजेपी के साथ रहते हैं तो ज्यादा जीतते हैं और महागठबंधन में रहते हैं तो हार जाते हैं। आपको नहीं लगता ये कि रिकॉर्ड नहीं? ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, देखिए क्या है कि देश में 2014 से मोदी जी का एक अपना
ताकत है और वो मोदी जी जीत रहे हैं। ठीक है, 2014 में क्या था कि कांग्रेस को हटाना था तो मोदी जी को लाए, तो मोदी जी का कोई क्वालिटी नहीं था। कांग्रेस को हटाना था तो मोदी जी आ गए। अब मोदी जी जब आ गए तो 2019 में मोदी जी अपने दम पर चुनाव लड़े और पुलवामा हो गया और अचानक परिस्थिति बदला और जनता को लगा कि नहीं मोदी जी ही बेस्ट है। अब मोदी जी पे भरोसा किया और देश में एक बहुत बड़ा बहुमत लाए 303 पे लाके और देश में प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद अगर 2024 में देखिएगा तो ये हमारे नीतीश जी का गलती से या हमारे पटनायक जी के गलती से, केसीआर साहब की गलती से मोदी जी सरकार बने और गिरते पड़ते कैसे भी सरकार बना लिए हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा कि इस बार पहला बार होगा कि मुकेश सहनी के नाम से चुनाव होगा। इससे पहले 2 चुनाव हम महागठबंधन में लड़े तो राहुल गांधी जी के नाम पे हम चुनाव लड़े। वहां पे राहुल गांधी हमारा दूल्हा था और हम लोग बाराती थे। लेकिन इस बार ऐसा होगा कि दूल्हा तेजस्वी प्रसाद यादव होगा, मुकेश सहनी दूल्हा होगा और हमारे लोग तेजस्वी जी के लोग सब बाराती में नाच गा के झूम के मुकेश सहनी के लिए, तेजस्वी के लिए बैटिंग करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हम लोग इस बार बनाएंगे। जैसे पिछली बार 2020 में कि सरकार का हिस्सा था, उस समय हम दुल्हा भी नहीं थे, सिर्फ एनडीए में हम हिस्सेदार बने और हिस्सेदार बने तो चिराग पासवान कितना भी नुकसान दिया उसके बावजूद भी हम अपना सरकार बनाने में कामयाब रहे। तो ये हमारी ताकत है। 2020 में हमारे स्टेट इलेक्शन में हम लोगों के ऊपर जनता ने भरोसा किया और सरकार बना के दिए और इस बार भी स्टेट इलेक्शन जब होगा तो मेरे नाम पे, तेजस्वी जी के नाम पे चुनाव होगा। और इस बार पूरा भरोसा है कि हमारे जो लोग हैं जो हमको वोट देते आ रहे हैं, जो सिमरी बख्तियारपुर में 25,000 वोट दिए, जो बोछा में आए तो 30,000 वोट दिए, कुरन्नी में 10,000 वोट दिए, तो ये मेरा अपना वोट है। मैं अकेले लड़ा हूं और ये लोग, आप समझ सकते हैं कि ये लोग हमारे लिए इतना बड़ा संख्या में, जहां बोछा में हमको 30,000 वोट आया, वहां पे एनडीए 7 दल मिला के 45,000 वोट आया। बताइए कि ये 30,000 वाला महान है कि 7 दल वाला महान है। तो हम अकेले इंडिविजुअल अगर लड़ते हैं बोछा में तो आपकी वजह से ही एनडीए हारी थी। हाँ, और चुनाव जीते आरजेडी। ये सिमरी बख्तियारपुर में मेरे वजह से एनडीए हारे क्योंकि 25,000 वोट हम ले आए तो 15,000 वोट से उनके हार गए। तो मेरा यहाँ पे जो वोट है वो हराने और जिताने के लिए, अभी हम इतना सक्षम नहीं कि अकेले जीत लेंगे। इसलिए हमारा यही है कि हम गठबंधन में रहकर और हम काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। और ये बात हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी को भी पता है कि बड़े भाई के पास ताकत क्या है। और हम जब त्याग कर दिए कि हमारा छोटा भाई सीएम होंगे तो फिर इसमें कोई क्या किंतु परंतु। नहीं, पर एक सवाल मेरे मन में आता है और मुझे लगता है वो आपके दिमाग में भी चलता होगा कि सन ऑफ मल्लाह के पास ज्यादा वोट है पर चिराग जैसे लीडर को ज्यादा सीटें क्यों आवंटित होती हैं, दी जाती है? एनडीए ऐसा ही करती है और ये नाराजगी भी मुझे पता आपके मन में ऐसा चलता रहता है। नहीं, आप बताइए, लोकसभा में आपकी बात एनडीए से चल रही और ये मेरे पास जो खबर है कि आपने ये बात कही कि चिराग से ज्यादा वोट मेरे पास है तो सीट भी हमको ज्यादा मिलना चाहिए। और ये सच बात है, आज के राजनीति का ये तकाजा भी है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदार। देखिए, तो सन ऑफ मल्लाह की ताकत को चाहे एनडीए हो या या महागठबंधन हो, वो उसको एक्नॉलेज क्यों नहीं करती? आप जो बात की उसमें 80% सच्चाई है। भाजपा जरूर डोरा डाल रहे थे क्योंकि नीतीश जी उनके साथ नहीं थे। वो चाहते थे कि हमारे साथ गठबंधन में आए। उन्होंने Y+ सुरक्षा और रक्षा भी दे दिया गया था। ऑलमोस्ट बहुत हद तक वो रेडी भी हो गए थे कि निषाद आरक्षण लागू करेंगे। सीट के लिए लड़ाई नहीं हुआ। और जैसे नीतीश कुमार जी फिर से एनडीए में आ गए तो फिर उनका था कि हम आरक्षण पे कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, इलेक्शन के बाद लेंगे। तो हमारा जो गठबंधन वहां पे नहीं होने का एक ही मात्र कारण है कि गठबंधन पे आरक्षण पे चर्चा नहीं होना, जिसके लिए हमने गठबंधन नहीं किया। नहीं तो गठबंधन करने के लिए तो तैयारी था। नहीं, वही तो चुनाव से बहुत पहले से बीजेपी की मशीनरी आपसे बात कर रही थी। वो बात भी कर रहे थे, हम भी बात कर रहे थे क्योंकि हम अकेला था, किसी दल के साथ थे नहीं। तो हम भी बात करते थे, वो भी बात कर रहे थे। Y+ वगैरह सब चीज मिल गया था। यहाँ तक बंगला उंगला चाहिए वो ले लीजिए, सरकार सिस्टम में जो आना आ जाइए। लेकिन हमने कहा भाई नहीं, ये सब हमको नहीं चाहिए, हमको आप रिजर्वेशन पे पहले चर्चा कीजिए। तो उन्होंने उस समय कहा कि भाई नजदीक आने दीजिए, हम इलेक्शन आरक्षण पे बात करेंगे। लेकिन उनको लगा कि भाई देश लेवल पे परसेप्शन बदलना है तो नीतीश जी को ले आए। और जब नीतीश जी को ले आए तो फिर उनको लगा कि अभी हमको करना अच्छा नहीं होगा तो उन्होंने डिले किया। तो हमने कहा कि गठबंधन का चर्चा एक ही शब्द पे होगा, जब आरक्षण का निर्णय आप लीजिएगा, आरक्षण कीजिएगा तो। क्योंकि हमने उससे पहले पूरे बिहार में घूम घूम के हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया था कि आरक्षण नहीं होगा तो भाजपा से गठबंधन नहीं करेंगे। जब हम गंगा माता को सौगंध खा लिए और फिर भी हम अगर भाजपा से बगैर आरक्षण का गठबंधन कर लेंगे तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता।
तो हमने नहीं किया, सीट के लिए वहां पे लड़ाई नहीं हुआ। चलिए, बड़ी बड़ी अच्छी बात कही है। जी। बहुत ज्यादा समय नहीं, लास्ट 2-3 क्वेश्चन सवाल करूंगा आपसे। गंगा माता का सौगंध खाया आपने, आपको पता है केंद्र में मोदी जी है और राज्य में जो भी सरकार बनती है, अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, क्योंकि केंद्र में मोदी जी तो 2029 तक रहेंगे, और ऐसे कोई परिस्थिति बनती है जिसमें आपके समर्थन की जरूरत एनडीए को पड़े और आपको डिप्टी सीएम भी ऑफर हो और आरक्षण भी ऑफर हो, तो महागठबंधन को छोड़ देखिए, देंगे चुनाव के बाद? देखिए, हमको ना सीएम चाहिए ना डिप्टी सीएम चाहिए, हमको पर्सन कुछ नहीं चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए। और हमको ये पता है कि 29 से पहले अगर आरक्षण होना है तो मोदी जी कर सकते हैं, वो जब चाहेंगे तब हो जाएंगे। अगर निषाद समाज का फिक्र है, उनको लगता है कि ये समाज हमारे से दूर हो रहा है, अगर वो आरक्षण कर देंगे ना तो मुकेश सहनी को जाने की जरूरी नहीं, ऑटोमेटिक निषाद समाज चले जाएंगे। ठीक है, रहा कि आरक्षण नहीं करेंगे तो कोई समझौता उनसे हम लोग करने वाले नहीं है। हम जहां हैं वहां संघर्ष करेंगे, 2 साल 5 साल 10 साल देंगे। मेरी अभी जिंदगी का अभी लंबा समय बचा हुआ है, मैं अभी 44 साल का हूँ और 75 साल तक मेरे अभी जो शरीर का बनावट है, जिस हिसाब से शरीर में कोई बीमारी नहीं, तो उस हिसाब से हमको फील होता है कि हम 75 साल तक तो बैटिंग कर ही लेंगे। तो 75 तक बैटिंग कर लेंगे तो मान लीजिए हमारे पास 30 साल बचा है, तो संघर्ष करेंगे। कभी हार होता है तो कभी जीत भी होगा, और जीतते वही जो हारते हैं, जो लड़ते हैं वही जीतते हैं। घर में बैठे हुए व्यक्ति कभी नहीं हारते हैं ना जीतते हैं। तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माना। मैं गांव से निकलकर मुंबई शहर गया, संघर्ष भले जरूर हमको ज्यादा करना पड़ा, लेकिन वहां पे भी कामयाबी हासिल किया। बिहार में भी मैं आया हूँ, पिछले 11 सालों में बिहार में जो हमने कर दिया, बिहार में एक से एक महान नेता हुए, और जितना कम समय में बिहार में मैंने लीडरशिप लिया, उतने कम समय में बिहार में किसी ने नहीं लिया। पहले कोई विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, तब लीडर बने। हम बेगर कुछ बने हुए, बेगर वार्ड चुनाव जीते हुए बिहार में हम मंत्री बने। ताज मेरे सर पे रहा। मैं लॉर्डर नहीं हूँ, लीडर हूँ। कोई किसी पार्टी में अगर कोई विधायक है, कोई मंत्री है, तो लॉर्डर है। वो इंतजार करता है कि हमको टिकट मिले, हमको कोई मंत्री बनाए, और हम ये इंतजार नहीं करते कि हमको टिकट मिले, कोई हमको मंत्री बनाए। हमारा अपना हक के अनुकूल हम मंत्री बनेंगे। हम अपने अधिकार पे, हमारे पास सीट है, हम देंगे। वहां हारेंगे या जीतेंगे, दो ही परिणाम होगा। लेकिन हम यहाँ टिकट बांटेंगे, हम टिकट मांगने वाला आदमी नहीं है। तो ये बदलाव हम लाए हैं। आने वाला समय में भी इसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। लीडरशिप के लिए लड़ाई लड़ेंगे, समस्या को हल करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ना ही कि अपने आप को विधायक और मंत्री और सांसद, मुख्यमंत्री बनने का ऐसा कोई चाह नहीं है। ऊपर वाले की कृपा से सब चीज हमारे पास है। बेहतर जिंदगी को छोड़ के आए बिहार में, अपने लोगों को जिंदगी में जो है खुश, 2 पल का खुशी देने के लिए आए हैं। महागठबंधन में क्या पान पार्टी के लिए भी जगह है, चंद्रशेखर रावण के लिए भी जगह है, कुछ ऐसी बात है क्या? देखिए, सबसे पहले तो विचार में पहले लोगों को ढलना पड़ेगा। जो ये बात मान रहा है कि पहले हमको बीजेपी को हराना है, उनको सबको हम स्वागत करते, पहले आइए। जैसे आज हम हैं महागठबंधन में, सीट का हिस्सेदारी है नहीं है वो बात की बात है। आपने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, तो हमने कहा महागठबंधन। तो अगर ऐसे जो भी दल भाजपा को हराना चाहते हैं, तो वो दल हम लोगों के गठबंधन में आ सकता है, उनको हम स्वागत करेंगे। सिर्फ सीट लेने के लिए अगर आना चाहता है, तो पहले हम लोग बात कर लेंगे कि हम कंफर्टेबल हैं कि नहीं है सीट देने के लिए, क्या हमारे पास वो सीट है कि नहीं है। और ये सब हम गुना भाग करके ये सब डिसीजन तेजस्वी जी को लेना है, हमको नहीं लेना है। हम इस चीज के लिए जागरूक जरूर करेंगे कि अगर आपको भाजपा को हराना है, आपका विचार अगर स्ट्रांग है, तो आपको हम स्वागत करते हैं, हमारे गठबंधन में आइए। जैसे तैसे हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। हम आपके सिंबल पर लड़ा सकते तो आपके सिंबल पर लड़ाएंगे, नहीं लड़ा सकते तो वीआईपी के सिंबल पर आपको लड़ाएंगे। लेकिन आप आइए, पहले ये मन बनाइए कि हमको भाजपा को हराना है। तो ये मन बना के आइएगा तो हम एडजस्ट करेंगे। नहीं गठबंधन में एडजस्ट होगा, मुकेश सहनी के दिल में एडजस्टमेंट करेंगे, मुकेश सहनी के पार्टी में एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये डिसीजन मेरे पास है, तो हम कर सकते हैं। लेकिन गठबंधन में आने का क्या है नहीं है, ये तेजस्वी जी को निर्णय। चलिए, ओवैसी जी के लिए ऐसा ऑफर क्यों नहीं है? ओवैसी जी भी तो भाजपा ओवैसी को जी के लिए हराना भी चाहते हैं। है। ओवैसी जी को मैं कहता हूँ कि आइए, मेरे दिल में जगह है आपके लिए। आप हमारे पास बिहार में आके हमको मदद कीजिए, बीजेपी को हराइए। और हैदराबाद में हम आएंगे और हम अपने नेता के साथ आएंगे, आपके लिए प्रचार करेंगे, वहां पे आपको जिताने का काम करेंगे। उसी तरीके से बिहार में भी आप हमको जिताइए। देखिए क्या है, हैदराबाद और बिहार बहुत दूर है, तो यहाँ पे यहाँ के जमीन कब्जा करने का चक्कर में मत रहिए। आपके लिए जमीन है हैदराबाद में, वहां पे मैं आता हूँ, आपको मदद करता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को छोड़िए, वैसे पहले से हम लोग बहुत दल है, तो यहाँ पे सीट का मारा मारी है। आप आइए, मदद कीजिए। हम भी हैदराबाद जाएंगे तो सीट नहीं मांगेंगे, हम बगैर सीट का आपको मदद करेंगे।
नहीं, पर ओवैसी जी भी तो कहते हैं कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, वक्फ संशोधन बिल पे वो भी नाराज हैं, सीए एनआरसी पे वो भी तो देखिए, नाराज हैं। अगर देखिए जो उनके सवाल हैं कि नहीं, मुकेश साहनी विचार एनडीए में चले गए, फिर आप उनका वेलकम कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा उधर चले जाते हैं, तब उनका वेलकम आरजेडी कर लेती है। नीतीश जी उधर चले जाते हैं, आरजेडी साथ ले लेती है। हम तो कभी बीजेपी के साथ नहीं गए, तो फिर आरजेडी क्यों नहीं बुलाती जब आपका विचार स्ट्रांग है तो कुछ देंगे तो भी आइएगा, कैसे ऐसे नहीं भाई को मदद करने के लिए आइएगा। जब अगर विचार है, हम तो कह रहे हैं ना, आप हमको यहाँ पे मदद कीजिए, हम वहां पे मदद करेंगे। हैदराबाद में जैसा हमारे पूर्वज कभी भगवान राम जी को कहे हैं कि अब प्रभु हम आपको यहाँ पे आपको पार लगाए हैं, वहां पे हमको पार लगाइए। तो भगवान तो वादा किए, लेकिन उनके लोग जो है हम लोगों को बीच मझधार में डुबो रहे हैं, मार रहे हैं, सत्ता से बाहर कर रहे हैं, हमें आरक्षण हमारा नहीं दे रहे। तो हम लोग तो वादा पे भी तो काम करते। जब हम भगवान राम से वादा पे कर सकते, तो हम मल्लाह का बेटा है, केवट महाराज के वंशज है, हम वादा करते हैं कि आप हमको मदद कीजिए, हैदराबाद में हम आपको मदद करने के लिए आएंगे। पशुपति पारस आ रहे हैं आपके साथ? पारस जी गठबंधन में 1-2 राउंड चर्चा वर्चा हुआ है, तेजस्वी जी उसके लिए देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या बातचीत है मुझे नहीं पूरी जानकारी है। आप तेजस्वी जी ने जो निर्णय लेंगे वो हम लोग चाहेंगे। पारस जी अगर अभी तो उनके पास एनडीए में तो है ही नहीं, और ना ही वहां जाएंगे, वहां पे चिराग पासवान जी पहले से है। अगर वो हम लोग के साथ काम करना चाहेंगे करेंगे, हम लोग कैसे कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। नहीं, कांग्रेस भी अनकंफर्टेबल है वो सीट को लेकर के। पिछली बार 70 पे लड़ी थी, इस बार आप 45 देना चाहते हैं। आप उप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तेजस्वी जी के राइट लेफ्ट में बैठते हैं, इसलिए मैं सवाल कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, वो सीट वीट के लिए बहुत ज्यादा लड़ने वाले नहीं है। हम लोगों को मालूम है कि नेशनल पार्टी है, उन्हीं के नेतृत्व तो हमको देश में काम भी करना है। तो हम लोग का आपस में समझौता हो जाएगा। क्या है, तेजस्वी जी अच्छे से बात कर रहे हैं, कुछ कहीं लगेगा तो हम में से अपना 2-4 सीट कम करना पड़ेगा, तो भी करके कांग्रेस को देके, क्योंकि कांग्रेस जो है बड़ा दल है, कांग्रेस को हम लोग नाराज नहीं करना चाहेंगे। कांग्रेस हमारे साथ रहेगा, कांग्रेस के पास कंधे पे बड़ा जवाबदेही है देश को लेके आगे चलने का। तो वो कांग्रेस मतलब विचार से है, कांग्रेस है तो भरोसा है बिहार में सभी लोगों का। तो हम लोग उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो हमको नहीं लगता कि वो रूसेंगे। रूसने का काम हो सकता है मैं करूंगा तो शायद राहुल गांधी जी हमको फोन करेंगे, सनी जी क्या दिक्कत आई है, हम बैठ के बात करते हैं। क्योंकि गार्जियन वाला भूमिका में कांग्रेस रहने वाले। तेजस्वी जी से हमारा कुछ होगा तो तेजस्वी जी को हमको समझाएंगे। कांग्रेस को समझाने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं। कांग्रेस बहुत पुराना पार्टी है और उन्हीं के नेतृत्व देश बहुत आगे निकला है, और कांग्रेस का दायित्व है कि सबके साथ लेके चलने। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं से तो परहेज है तेजस्वी जी को? बिल्कुल ही नहीं है। हम कह रहे हैं अरे कोई नहीं भाई, अरे कोई बात नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। और देखिएगा 2020 का इलेक्शन में पप्पू यादव जी भी, ऐसे तो वो निर्दलीय सांसद है, अगर कांग्रेस के साथ वो रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे प्रचार करेंगे। कन्हैया जी तो ऑलरेडी कांग्रेस के सदस्य है, तो कांग्रेस में वो प्रचार करेंगे ही करेंगे। पप्पू जी का हम नहीं कह सकते क्योंकि वो निर्दलीय है, उनका मन है तो वो हमारे साथ प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे, क्या करेंगे तो पप्पू जी को ही पता होगा। बट हम लोगों को ये नहीं भेदभाव है भाई, क्यों भेदभाव करेंगे हम लोग पप्पू जी से। अगर बीजेपी से जो लोग लड़ना चाहता है, बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता, वो हमको देना चाहता, तो हम तो हाथ जोड़ कर उनसे वोट लेंगे भाई। एक एक वोट का महत्व है। तो पप्पू जी तो बिहार में संघर्ष करने वाले लोग हैं, तो वो अगर हमको मदद करेगा तो आपत्ति किस बात का, कोई आपत्ति नहीं है। ये सब एक गलत परसेप्शन बनाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये 60 सीट की भी बात में बहुत दम नहीं है, मतलब महागठबंधन प्रायोरिटी है, उसके बाद ही कुछ। हाँ, सीट का कोई ये नहीं है। लेकिन हमारे देखिए क्या होता है, सबको हिस्सेदारी, हम गठबंधन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास विधायक हो, सांसद हो, हमारी सरकार में हिस्सेदारी हो, तो हम इसलिए गठबंधन कर रहे हैं। अगर हमको चुनावी नहीं लड़ना है, जीतना ही नहीं है, हमको विधायक ही नहीं बनाना, तो फिर हम राजनीति में क्या कर रहे हैं। तो ये सब पार्टी को या भारतीय जो कांग्रेस आरजेडी को कोई बोल दे कांग्रेस, या हम बोल देंगे कि आप 50 पे लड़िए, 100 पे लड़िए, तो ये गलत होगा। तो जो उनके ताकत है उनके हिसाब से उनको सम्मान देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वैसे सम्मान देने का हम जब सोच रखते हैं, तो इसे वो भी हमको सम्मान देने के लिए सोच रखे हैं। हर एक दूसरे को सोच रखे हैं। हमको ना कांग्रेस का हिस्सा लेना है, ना हमको लेफ्ट का हिस्सा लेना है, ना मुकेश सहनी का कोई हिस्सा लेने का सोचे। सब एक दूसरे का जो हिस्सेदारी बनेगा, सब मिलकर हम लोग लड़के और सरकार बनाएंगे। चलिए, तो बड़ी ही साफ गोई से मुकेश सहनी, आपने सुना कि आज पूरे दिन इनकी चर्चा रही, ये ट्रेंडिंग में थे। बात हो रही थी कि दिल्ली पहुंचे हैं तो क्या एनडीए से मिलने पहुंचे हैं, इनकी बात कहां तक पहुंची है। वैसे राजनेताओं की एक बड़ी खूबी होती है कि मन की बात को बखूबी छिपाना जानते हैं, और वो भी मुस्कुरा करके।
तो अंदर जो भी चल रहा हो, लेकिन साफ गोई से इन्होंने ये जरूर कह दिया है कि हम महागठबंधन में बने रहेंगे। महागठबंधन हमारी पहली प्राथमिकता है, बीजेपी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी से पहले भी धोखा खा चुके हैं, कई बार खा चुके हैं। कई बार खा चुके हैं। वैसे धोखा इनको आरजेडी से भी मिला है, पर आरजेडी पर अब भरोसा है। इनको लगता है कि आरजेडी की जरूरत ये है, इसलिए महागठबंधन में बने रहेंगे। बहरहाल मुकेश सहनी जी, आपने इतना समय निकाला और टीवी 9 पॉडकास्ट में आप शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।